ओमान के जब 40 करीब पॉइंट्स हो गए थे तो कहीं ना कहीं डेल ग्रेट ने अब रखा था आपके सामने कि ओमान फाइनली कहीं ना कहीं वो पहली टीम बनती है जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर रही है टॉप 3 में। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस वक्त हमारे साथ काफ़ी कम लोग जुड़े हुए थे और जो उस वक्त जुड़े हुए वो जानते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ लोग कुछ ये कह रहे थे कि नहीं अभी ओमान टॉप 3 से भी बाहर हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन वहाँ पर हमने यही देख कर तो बताया था कि बाकी टीमों का परफॉर्मेंस देखकर समझ में आता है कि वनडे क्रिकेट में इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं कि वनडे क्रिकेट में गए और ताबड़तोड़ कंसिस्टेंट बेसिस पर मैच जीतते चले गए बिना किसी तैयारी के और धड़ाधड़ जाकर बैठ गए टॉप 3 में जाकर। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। तो ओमान और स्कॉटलैंड ने जो कर करके दिखाया हुआ है 40 पार करना, वो अब बाकी टीमों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई चले जमाने जैसा। बिल्कुल सही कहा, एहसास हो रहा होगा और क्वालिटी भी समझ में आई होगी कि उन दोनों टीमों की क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरीके से वो खेले हैं और थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतने साल किस तरीके से उन्होंने कंटिन्यूटी बना के रखी है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां आजकल एक सीरीज में कंटिन्यूटी नहीं बच रही तो कहाँ 2-3 साल लगातार, जिसमें पैंडेमिक भी आया, कोई किसी ने बल्ला नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद स्कॉटलैंड और ओमान दोनों इतने अच्छे नोट पर स्कॉटलैंड तो अभी खेल रही है, उम्मीद 40 नंबर में हो ही जाएगी बिल्कुल। तो इतनी अच्छी तरीके से फिनिश करना बिल्कुल नहीं, अब किससे उम्मीद नहीं है कि कोई इतनी अच्छी तरह फिनिश करेगा। बिल्कुल, और इसीलिए हमने उस वक्त कहा था कि ओमान क्वालिफाई कर चुकी है। बाकी टीम्स का जो हाल है इनकंसिस्टेंसी देखकर है वही चीज़ उनकी गई थी और कहीं ना कहीं आपके साथ ये शायद समझ में आ रहा होगा। खैर आज के मैच की बात करते हैं क्योंकि अब ये रेस जो है बहुत ओपन हो गई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओपन हो चुकी है ये जो रेस चल रही है, लेकिन नामीबिया के लिए डेफिनेटली विनिंग परसेंटेज और बेहतर हुआ है। आज के मैच की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर नामीबिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। फैसला कोई गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। और जैसे भी हमने कहा था आपकी बैटिंग बॉलिंग कुछ भी पहले आए, आपको खेल अच्छा दिखाना होगा तभी आप यहाँ पर टेक जाना बैटिंग के लिए होगा और जाना बैटिंग के लिए होगा पहले इनिंग में तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जैसे जैसे पिच और वक्त गुजरेगा अब टफ होती चली जाएगी। पहले बैटिंग करते हुए यार शुरू के 10 ओवरों की अगर हम बात करें, शायद नामीबिया की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी, आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल बहुत स्लो हुई थी, बहुत ही स्लो हुई थी। 28 रन बने पावर प्ले में और एक विकेट उन्होंने गंवाया। लोहान लॉरेंस का सौरभ नेत्रवलकर ने वो विकेट लिया, विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए, ठीक एज गया, लेकिन उसके बाद कोई और विकेट गिरा नहीं, लेकिन स्कोर भी कुछ खास असर हुआ नहीं। 28 रन ही बने और थोड़ा स्लो और स्टडी स्टार्ट भी नहीं था, स्लो बहुत ही स्लो स्टार्ट था। 2 रन के रन रेट से ही, सिर्फ 2.5 रन के रन रेट से ही रन बने थे, वो भी पावर बने। जी हाँ, तो नामीबिया की से बैटिंग की बात करें, जो उनका बैटिंग नाइटमेयर है वो अभी तक उनके साथ कंटिन्यूटी है। उनकी बैटिंग में भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, काफ़ी स्लगिश बैटिंग नजर आती है नामीबिया की। जब भी वो बैटिंग करते हैं परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आता। वनडे क्रिकेट में एकदम डिफरेंट बैटिंग है नामीबिया की। अगर हम उनकी T20 क्रिकेट की बात करें, मिड फेस में ऐसा क्या हुआ कि टीम कम से कम 100 पार करने में कामयाब रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सेकंड विकेट एक ही पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है, कुछ बताने के लिए यहाँ पर नामीबिया ने कुछ खास किया नहीं है। बहुत ही सैड पार्ट है ये मिड फेस और बहुत ही हॉरिबल रहा है नामीबिया के लिए ये पहला ही मैच बैटिंग डिपार्टमेंट को देखा जाए तो सिर्फ स्टीफन बार्ड और डीकॉक के बीच एक पार्टनरशिप हुई 40 रन्स की, 40 ओवर की, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। स्टार्ट मिला स्टीफन बार्ड को 25 रन का, डीकॉक को भी यहाँ 40 ओवर उन्होंने 45-46 उन्होंने भी बनाया, इतना अच्छा स्टार्ट मिला। लेकिन यूएसए की एक डिसिप्लिन बॉलिंग ने यहाँ काम जरूर कर दिया। मिड फेस पे थोड़ी गलतियां भी की यहाँ पर नामीबिया के बैट्समैन ने, स्टंप पे ज़्यादा खेलने गए और बॉल को अगेंस्ट द बॉल खेलने के लिए गए, यहाँ पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। गेराल्ड रासमस भी अच्छी शुरुआत मिली, 25 रन उन्होंने बनाए, वो भी चलते बने और देखते ही देखते स्कोर 145 पे 8 हो गया 40 ओवर खत्म होते होते। मिड फेस में 117 रन बने 11 से 40 ओवर के बीच में और सिर्फ 117 रन और 7 विकेट यहाँ गवाए। लॉफ्टी, टॉन, लिन जॉन तो डबल डिजिट भी नहीं कर सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के बैट्समैन थे उन्हें शुरुआत जरूर मिली लेकिन उससे बड़े में करना नहीं मिल पाए। तो आपको कहना होगा कि आप अपनी गलती की वजह से यहाँ पर अपने स्कोर को और ऊपर नहीं लेके जा पाए कि आप 240-250 तक पहुंचते। तो पिच कितनी भी स्लोइश हो, कितना होगा, अगर पिच का कुछ फैक्टर होता तो फिर आपको वो स्टार्ट भी नहीं मिलता जो सर आपको मिला है। आप 2-3 प्लेयरों को बेहतरीन स्टार्ट मिला, उसके बावजूद विकेट अपना गवा देना या अपने
अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद लास्ट फेज की बात करें यार, 50 ओवर नार्वे बैटिंग कर नहीं पाया, लास्ट फेज को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, लास्ट फेज में पूरे ओवर बैटिंग हुई नहीं। यान फ्रालिक ने जरूर थोड़ी कोशिश करी नीचे आकर, जो करते हैं थोड़ा बहुत 25-22 रन, 26 रन, 22 रन की पारी उन्होंने खेली, थोड़ा टिके, रन्स को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वही स्लो इनिंग, स्लोइश पारी, ऊपर की तरफ से कोई था नहीं, कोई पार्टनर नहीं था ऊपर से टिका हुआ जो बता सके, समझा सके। लेकिन बर्नर स्कॉट से भी थोड़ी कोशिश करी रन बनाने की, पर थोड़ा बहुत ही डबल डिजिट क्रॉस किया और 31 रन बने आखिरी के 8.2 ओवर में, और टीम 176 पे ऑल आउट हो गई 48.2 ओवर। बिल्कुल, अब यहाँ पर डॉट्स बॉल देखने की बात है, बहुत ज्यादा 48.2 ओवर टीम ने खेले, इनमें डॉट्स कितने थे? बिल्कुल, डॉट्स की बात करें तो आउट ऑफ 291 बॉल्स 188 डॉट बॉल्स थी, 188 डॉट बॉल्स, कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, बहुत डॉट बॉल्स हैं। जब इतना डॉट बॉल खेलेंगे आप तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इतना होगा ही नहीं। और आपको बता दें कि इस राउंड में अब तक सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाली एक इनिंग में टीम कोई बनी है तो नामीबिया है। इससे पहले 186 रन आपने बताया था टीम का शायद पीएनजी यूएसए का, ये सबसे हाईएस्ट हो गया। अब यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले हैं यूएसए की, अच्छी खासी बॉलिंग जरूर हुई है, 176 में रोकने में कामयाब जरूर टीम रही है। स्टीवन टेलर इररिस्पांसिबल और जो बैटिंग में जो पूरा फॉर्म लेकर गुजर रहे हैं, शायद वो लगता है यहाँ पे बॉलिंग में काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैटिंग खराब हो रही है। अच्छा, अभी देखिए, अभी बोल नहीं सकते अभी हम, क्योंकि लास्ट राउंड में उन्होंने अच्छा थोड़ा किया था, लेकिन इतनी जल्दी हम पर ये नहीं कह सकते कि चलिए। लेकिन आपने प्रैक्टिस करी, आपने मैचेस खेले थे अपने घर में, होम में, लेकिन वो 20 ओवर क्रिकेट थे, हम यहाँ पर इसको नहीं जोड़ सकते 50 ओवर को। पर बॉलिंग में देखा जाए तो नॉस्टर्स भी हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेट निकाले हैं, सौरभ ने भी 2 विकेट निकाले हैं, स्टीवन टेलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 10 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। तो स्पिनर्स ने काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग कराई और स्टंप टू स्टंप बहुत रखी है। 8 विकेट यहाँ पर आपके एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए हैं, 1 रन आउट है और 1 कैच है, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टंप टू स्टंप लाइन है और डिसिप्लिन बॉलिंग हुई है यूएसए की तरफ से। बिल्कुल, तो यूएसए के बॉलर इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते थे। 176 पे टीम को ऑल आउट कर दिया, 177 सिर्फ आपके सामने टारगेट था, 300 बॉलें आपके सामने थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो यूएसए की रही है, और हम अपने यूएसए के मैचेस के लगातार एनालिसिस में वो हम आपके सामने भी रख चुके हैं, कम्युनिटी के थ्रू भी आपके सामने कई बार हम ये रख चुके हैं कि यूएसए का टॉप ऑर्डर ही यूएसए की सबसे बड़ी जान है। उनके टॉप 3-4 प्लेयर्स अगर नहीं चलते तो यूएसए 99% मैचेस में 50 ओवर में स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, और आज भी उनमें से ही एक दिन था। ये वन ऑफ द वर्स्ट राउंड उनके लिए जा रहा है, अभी तक एक भी जीत उन्हें इस राउंड में नसीब हुई नहीं है। ऊपर से आपको बता दें कि इस साल का सबसे लोएस्ट ओडीआई टोटल एसोसिएट्स में अगर किसी के नाम हो गया तो वो यूएसए के नाम हो गया। 103 था नेपाल का, अब ये हो गया 97। एंड 97 तो पूरी टीम ने मिलकर मारे हैं। इसे आप किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे पावर प्ले और मिड ओवर्स? बिल्कुल, देखिए मैं करने की कोशिश जरूर करूंगा कि जितना स्टैट्स मैंने निकाले हैं उसी में बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि 47 for 2 थे 10 ओवर में। बहुत बेहतर, बताइए 47 for 2 ये स्कोर था जब पेसर्स अपनी स्टार्टिंग में बॉलिंग करा रहे थे। अर्ली बहुत ही शुरुआत थी नई बॉल से और शुरू हुआ, शायद मुकाबला फिर से रन आउट हो गए। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए हैं, और उसके बाद तुरंत मुनाम पटेल का पूरा परफॉर्मेंस यहाँ भारी पड़ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर आपके सुशांत मुलानी है नहीं, और अब मुनाम पटेल भी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो यही रिजल्ट सामने आएगा जो निकल के आ रहा है बार बार, क्योंकि अदर बैट्समैन स्टेप अप करते हैं लेकिन वो एक मैच छोड़ कर 2-3 मैच एक मैच में करते हैं, 4 मैच में बस। लेकिन ये 2 बैट्समैन है जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, और लेकिन 47 में 2 थे 10 ओवर, और अर्ली ब्रेक थ्रोज मिल गए थे नामीबिया को। आगे आने वाले पल जो थे वो इतने हॉरिफिक थे, ये उन्हें भी मालूम नहीं था यूएसए को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर मिड फेज की बात करें तो पहले फेज में बेहतर था, लेकिन मिड फेज में लगभग पूरा मैच ही खत्म हो गया कि थर्ड फेज तक ये मैच जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब क्या बोला जाए, 97 फॉर ऑल आउट, 50 रन बने और 8 विकेट यहाँ पर गंवाए हैं। अब एक फैक्ट और है, नामीबिया ने भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग कराई है। अब जैसे ये है, इसका एक और स्टैट सामने है, 7 विकेट उन्होंने अपने बॉलिंग से लिए, यानी कि एलबीडब्ल्यू और बोल्ड से लिए। इससे पता चलता है, और बहुत ज़्यादा कहना होगा कि यूएसए ने भी इसका साथ दिया है, लेकिन स्टंप टू स्टंप लाइन उन्होंने रखी। शॉट उन्होंने जिस तरीके से मिस टाइम किया, बल्ला लगाना चाहते थे लेकिन बल्ला लगा नहीं और सीधा पैडों पे बॉल लगी है आगे। तो ये अगेंस्ट द बॉल कहीं मारना चाहते हैं, और डॉट बॉल्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लिया है। शायद उनके माइंड में ये था डॉट बॉल से हम कितने आए यूएसए के। नहीं, जरूर मैं बताना जरूर चाहूँगा कि
191 बॉल उन्होंने पूरी खेली है अपने इस ओवर्स में जितने भी ऑल आउट हुए, और 135 डॉट बॉल उन्होंने खेली है इसमें। बिल्कुल। तो ये इतना ज़्यादा, और एक ज़रूर चीज़ है क्योंकि यूएसए को मालूम था कि यहाँ पर पिच कैसी है क्या है, ये तभी तो ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है। बस तभी उनके अंदर ये डर था, उन्हें ये डर था उनके अंदर डेफिनेटली कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा, हम मैच हारे हुए हैं, वो भूले नहीं है पीएनजी के खिलाफ मैच, और ये पिच कैसा बिहेव करती है यूएसए को ये मालूम था, और वो शायद यही सोच कर उनके दिमाग में कुछ ये डेली क्रिकेट मानता है कि 2 मैच उन्होंने खेले, इसका ये खामियाजा है यूएसए ने जो भुगता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2 मैच खेलने के बाद, जैसे मैच शुरू में कहा था 2 मैच आपको मिले हैं उस पिच पे, उसके बावजूद भी अगर ये परफॉर्मेंस निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं शायद उनके माइंड में होगा भाई 176 भी बहुत हो गए, इतना आसान होगा नहीं, और बिल्कुल वही हुआ। और यहाँ पर बॉल डिपार्टमेंट की बात करें एंड बर्नल स्कॉल्स के फाइफर जरूर नहीं है लेकिन उनका स्पेल बड़ा बेहतरीन है। अगर आप बिल्कुल, उन्होंने 8.5 ओवर डाले हैं, 4 ओवर मैडन से 5 रन कंसीड किए हैं और 3 विकेट उन्होंने लिए। तो अब स्पेल देखिए उनका क्या शानदार है, लॉफ्टी हिट ऑन 2 विकेट, फाइलिंग पुरानी बॉल से, जी हाँ नाइबिया के बॉलर अधिकतर पुरानी बॉल से विकेट ज्यादा लेते हैं, 3 विकेट फ्राइलिंग ने बाद में आके लिए हैं, शुरुआत में नहीं, बाद में जब वो रिटर्न आए तब उन्होंने 3 विकेट निकाले। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहना होगा कि यूएसए जो है टॉप 3 के रेस से बहुत तेजी से बाहर होती हुई नजर आ रही है। इस राउंड में 3 गेम में 6 पॉइंट में सिर्फ 1 पॉइंट कलेक्ट करना, और अगला भी मैच नाइबिया के खिलाफ है जहां पर चांसेस उनके हाई होंगे कि वो इस मैच को गवाएं। तो कहीं ना कहीं लगातार खराब परफॉर्मेंस यूएसए का उन्हें टॉप 3 की रेस से लगभग बाहर करता हुआ नजर आ रहा है, और नामीबिया जिस पे शायद लोगों की नजर नहीं जा रही थी, वो अपने परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये रेस अब कहीं ना कहीं होती जा रही है। और ओवरऑल इस मैच की बात करें तो 76 रन से यहाँ पर इस मैच में 79 रन से मेरे ख्याल से इस मैच में नामीबिया को जीत दर्ज मिली है। 2 पॉइंट्स यहाँ मिल गए हैं, 2 पॉइंट्स पीएनजी को 3 पॉइंट्स पीएनजी को मिल गए हैं, 2 पॉइंट्स नामीबिया को, और यूएसए को सिर्फ 1 पॉइंट। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लगातार जुड़े रहिए डेली के साथ, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। कम्युनिटीज टैब हमारा चेक करना मत भूलिएगा, और देखना होगा कि अगले 2 मैचेस में क्या कुछ होता है, 2-3 मैचेस में इस राउंड में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है आपके। फिलहाल इस वीडियो में